Hi. Before we begin, let me make it very clear that the coverage in this video is based on various newspaper reports and the official stance of India and the US. Also, the purpose of this video is not to spread any kind of rumor, but to connect some dots and build a credible story around that. Okay, so on that note, let me start. So सबसे पहले जो की इवेंट हुआ है दैट इज एन अटैक, और ये अटैक हुआ है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम। 22 अप्रैल को ये हुआ। उसके बाद इंडिया ने एक काउंटर अटैक किया, जो भी वहाँ पे अराउंड 9 ऐसे लाइक हमारे वहाँ पे टारगेट्स थे जहाँ पे अटैक किया गया। कब? 7 मई को, जब ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, और इसके बारे में बाद में अपडेट दी गई। सो एक बार पहले हम देख लेते हैं इसकी टाइमलाइन, क्योंकि उसके बाद हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी कि जो भी इवेंट्स हुए हैं वो किस ऑर्डर में हुए हैं, और फिर उसके बाद डॉट्स को कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 8 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और इस समय जो उनके अटैक्स थे वो मोस्टली दे वर सेंटर्ड अराउंड सेंडिंग ड्रोन्स टू दी बॉर्डर एरियाज़। ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में ड्रोन साइटिंग हुई और वहाँ पे लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमारे घर के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे हैं। बट इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मोस्टली सबको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, कुछ हो सकता है कि उसकी डेबरी इंडियन एरियाज़ में भी गिरे होंगे, और बहुत सारे ऐसे बाद में रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन ये अटैक फिर भी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 9 मई को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वो ये बोलते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक ही ऑफिशियली सेड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक। और इसके बाद हुआ ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को फ्री हैंड मिल गया थोड़ा, कि ये अपने अपने कैपेसिटी में जैसे भी अटैक कर सकते हैं या फिर उसे डिफेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए इनको फ्री हैंड थोड़ा सा मिल गया। फिर सेम डे इवनिंग से पाकिस्तान ने अपने अटैक को थोड़ा रैंप अप किया। और लाइक व्हाट डू वी मीन बाय रैंपिंग अप द अटैक? इसका मतलब ये था कि जो पहले ड्रोन्स आते थे मोस्टली, या जो छोटे मोटे पहले मिसाइल्स थे, या उनके जेट्स जो हम पे अटैक कर रहे थे, उसकी उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। और अब यहाँ पे प्ले में आता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक इनका रॉकेट लॉन्चर है जिसको बोलते हैं फतेह। ठीक है, फतेह 2। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, और या तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया है या फिर जो फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई है इसकी, ये 9 मई को हुई है। इसको साइट किया गया नियर सिरसा। अब सिरसा जो है वहाँ पे हमारा एयरबेस है। ये भी बोला जाता है कि शायद ये अटैक वाज प्लान्ड टुवर्ड्स दिल्ली में होना था, लेकिन सिरसा में उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ठीक है, अब जो भी इसके पीछे का सच है, क्योंकि अगर आप इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड को देखो, अगर जो बातें बोली गई हैं वहाँ पे, तो उसमें ये बोला गया था, जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो उस प्रेस ब्रीफिंग में ये बोला गया था कि ये फतेह 2 मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रहा था, जिसे न्यूट्रलाइज किया गया है सिरसा में। लाइकवाइज एक और इनका सिस्टम है, वेपन सिस्टम, जो कि इन्होंने चाइना से लिया था, जिसका नाम है PL-15। और PL-15 ये भी बहुत पोटेंट वेपन माना जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेसिकली कि आपको एरियल अटैक करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी रेंज अराउंड 150 किलोमीटर है। तो मतलब यू कैन लॉन्च एन अटैक 150 किलोमीटर, ठीक है, बिहाइंड द बॉर्डर। वहां से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, आपको इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान वाला वर्जन है। चाइना के पास जो अपना है उसकी रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। अब इसका डेबरी मिला है होशियारपुर में, जो कि पंजाब में आता है, और सिरसा है हरियाणा में। और ये दोनों अटैक्स जो हुए हैं वो हुआ है 9 मई को। 9 मई और 10 मई के मॉर्निंग तक के बीच में बहुत सारे अटैक्स हुए। इनफैक्ट अगर आप देखो, अगर पूरा काउंट करके, तो अराउंड 26 मेजर टाउन्स में अटैक हुए हैं, जिसमें सिरसा भी है, होशियारपुर भी है, और
बॉर्डर के अलॉन्ग बहुत सारे इसमें और भी साइट्स हैं। तो जब इंडिया को फील हुआ कि उन्होंने अटैक की इंटेंसिटी बढ़ा दी है और बहुत ही मेजर सिटीज़ पे वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर रात में लेट नाइट से हमने भी उसे काउंटर करना शुरू किया। और क्योंकि यहाँ तक आप देखोगे तो सबसे पहले इंडिया ने जो अटैक किया था वो उनके टेरर साइट्स पे किया था, राइट। यहाँ पे कोई मिलिट्री साइट नहीं थी। बट 9 मई के रात से और 10 मई को लगभग आफ्टरनून तक हमने मेजरली टारगेट किया उनके मिलिट्री साइट्स को, जिसमें उनके बहुत सारे एयर बेसेस भी इन्वॉल्व हैं। तो इन टोटल ऐसे 11 मिलिट्री साइट्स हैं, जिसमें मोस्ट जो थे ऐसे मैक्सिमम वो थे वहाँ के एयर बेसेस। अब एयर बेसिस के नाम आप चाहो तो नेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अटैक हुआ है, बट जो दो नाम मैं यहाँ पे लूँगा जो कि पूरी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है जिसे हम बोलते हैं, उनका एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सरगोधा में इनका बहुत बड़ा एयरबेस है। और इसी एयरबेस के थोड़े से दूर पे उन्होंने एक दूसरा बेस बना रखा है, मिनी बेस, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो उनके लिए रिजर्व्स का काम करता है। मतलब वहाँ पे कुछ वेपन सिस्टम्स रखे गए हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं किराना हिल्स। और जो दूसरी साइट है दैट इज नियर रावलपिंडी, एक वहाँ पे जगह है और वहाँ पे जो एयर बेस है उसको बोलते हैं नूर खान एयर बेस। ये वहाँ के सबसे बड़े एयर बेसिस में से एक है और सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस है ये। क्यों? क्योंकि दिस इज़ आई थिंक ओनली 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, जो रावलपिंडी में है उनका, जो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर्स है बेसिकली। तो वहाँ से बस 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अटैक ये माना जाता है कि वो वहाँ के आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे अटैक है, ठीक है। और बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कि जब यहाँ पे अटैक किया गया है तो उसके बाद वहाँ के आर्मी चीफ वो लाइक पब्लिकली दिखना बंद हो गए। और ये भी बोला जा रहा है कि उन्हें बंकर में छिपाया गया था बहुत लंबे टाइम तक। तो एनीवे, तो ये सब रूमर्स हैं, हम इसको बेस नहीं बनाएंगे अपने कवरेज का। बट मैंने आपको बता दिया कि सिरसा में फतेह 2 का डेबरी मिला और होशियारपुर में PL-15 का डेबरी मिला। और ये सब हुआ है 9 मई के रात को, और रात से लेके 10 मई के मॉर्निंग तक के बीच में, जो हमने उनके 11 मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया है। और ये दोनों लगभग सेम टाइम पे चल रहे थे। आप ये बोल सकते हो कि जो इंडिया का रिस्पॉन्स और जो मोर इंटेंसिव ऐसे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ है वो उनके अटैक के बाद हुआ, ठीक है। देन अब क्या होता है कि 10 मई को 3:35 PM के अराउंड पाकिस्तान के DGMO और इंडिया के DGMO, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वॉर के टाइम पे यही पूरे समझ लो आप कि सारे ऑपरेशन को हेड कर रहे होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के DGMOs के बीच में मीटिंग होती है कब? 10 मई को 3:35 PM के अराउंड। अब इसकी स्टोरी भी हम देखेंगे आगे थोड़ा, लेकिन इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ठीक है, सीज़ फायर हम अभी करेंगे और 2 दिन के लिए रहेगा। जब ये अनाउंस हुआ था तो उस समय ये बोला गया कि 12 मई तक हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो ये जो अग्रीमेंट है, इसे हम अग्रीमेंट भी नहीं बोलेंगे, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब ये बस ये था कि 2 दिन के लिए सीज़ फायर होगा और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि आगे क्या करना है। इसके ठीक 2 घंटे बाद अराउंड 5:25 PM पे ट्रम्प अपने सोशल मीडिया साइट पे, जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बेसिकली 3:35 पे जब मीटिंग्स हो रही थी, उस मीटिंग के टाइम पे हमें कुछ पता नहीं चला। ट्रम्प की जब अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद मोस्टली सबको आइडिया लगा है कि ठीक है, एक सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो अब हमें आगे या तो ड्रोन अटैक्स हो या फिर बॉर्डर के अलॉन्ग सेलिंग हो, ये सब हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर 11 मई को, और यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग टर्न लेना स्टार्ट करती हैं। 11 मई को US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक आप इसे बोल सकते हो कि सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि काइंड ऑफ इमरजेंसी के टाइम में भेजी जाती हैं। क्यों? इनका काम रहता है कि कहीं पे अगर न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही हो तो उसे ट्रैक करना, वहाँ पे कंफर्म करना कि सही में ऐसा है या नहीं है। ये एयरक्राफ्ट का नाम था B-350 AMS, एरियल मेजरमेंट सिस्टम। तो ये पाकिस्तान में लैंड होता है या फिर उसके अराउंड होवर कर रहा है। एक साइट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी कंट्री में कौन कौन से फ्लाइट्स अभी एयर में है,
ठीक है, मतलब कौन लैंड कर रहा है, कौन वहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, उसकी फ्लाइट पाथ क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे इजीली आप देख सकते हो। ओके, तो इन्होंने उसी साइट के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहले इसे ब्रेक किया न्यूज़ को, और उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी इसको बताया गया है इसके बारे में। तो ये लगभग 11 मई के शाम की बात है जब ऐसा हुआ। उसके तुरंत बाद ये न्यूज़ आती है निकल के कि इजिप्ट का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो आया है, एंड उसमें उन्होंने बोरोन को कैरी किया था। अब जिन्होंने साइंस रीड किया होगा 12th में, 11th-12th में, तो उनको पता है कि बोरोन जो है वो पी ग्रुप का, ठीक है, पी ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसके इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत है, मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ये, उसके बाद इवन अगर आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने हो तो उसमें भी बोरोन का यूज़ होता है, बहुत सारे इसके यूसेज हैं। बट सवाल ये है कि वॉर के टाइम पे पाकिस्तान को ऐसा क्या मतलब इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट आ गया कि उन्होंने तुरंत उसी टाइम पे बोरोन इंपोर्ट किया इजिप्ट से। जबकि अगर आप ऐसे नेट पे सर्च करके देखो तो जो पाकिस्तान जहाँ जहाँ से इंपोर्ट करता है बोरोन, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बट इजिप्ट उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नेम नहीं है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट होती है। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, जो B350 AMS ये जो क्राफ्ट है ये आता है ट्रैक करने के लिए कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन ना हो रही हो, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है कि बोरोन का अगर आप इस केस में यूज़ देखोगे तो वो ऐसा होता है कि बोरोन एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की रेट कम हो जाती है। मतलब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बोरोन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी वजह से जो रेडिएशन से होने वाले बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं बाद में, तो वो मिटिगेट हो जाता है बहुत हद तक। हालांकि ये कोई 100% ऐसे सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी डैमेज काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाता है। सो अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या 9 मई के JD वैंस के अनाउंसमेंट से ट्रंप के 10 मई के अनाउंसमेंट के बीच में, जिसमें अराउंड 24 आवर्स का टाइम है। तो ये 24 आवर्स में क्या हुआ, तो एक एक करके देखते हैं। पहले ये JD वैंस की स्टेटमेंट थी, जब ये ब्रेक हुई थी तो इसे CNN ने प्ले किया था। अब इसी पे बेस्ड रिपोर्टिंग हुई। हमारे यहाँ भी इंडियन एक्सप्रेस में देखो आप, तो उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है, ठीक है, कि JD वैंस ने बोला कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने अटैक्स को रैंप अप किया, बढ़ाया, उसे इंटेंसिफाई किया, और हमारे 26 प्लेसेस पे उन्होंने अटैक किया, वो चाहे ड्रोन के थ्रू हो चाहे मिसाइल के थ्रू हो। उसके बाद इंडिया ने इसका काउंटर किया, जो मैंने आपको बताया पहले, एंड इसमें बहुत हैवी डैमेजेस हुए हैं उनको। ये भी वहाँ के मीडिया ने भी एक्नॉलेज किया है, और इनफैक्ट US में भी इसको लेके रिपोर्टिंग हुई है कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा डैमेज उनको किया है। अब ये जो डैमेज किया है हमने, एक तो मैंने आपको बताया किराना हिल्स, जो कि सरगोधा एयरबेस के बहुत पास है। दूसरा हुआ नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी में है। तो ऐसा बोला जाता है, और इसको लेके भी कोई ऐसे आपको ऑफिशियल स्टैंड नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कंट्री नहीं बताती कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंटरनेशनल हमारे रिपोर्टर्स हैं, या फिर अगर डोमेस्टिकली भी अगर वो कहीं रिपोर्ट हो रहा है, तो आप इतना मान के चलो कि उसमें कुछ ना कुछ उसमें ट्रूथ है, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के कोई भी, खास करके मिंट या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसी कोई प्रिंट मीडिया, वो इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे या इसके बारे में नहीं लिखेंगे। तो किराना हिल्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सटे, मतलब मैंने जो बताया पहले आपको कि सरगोधा एक जगह है जहाँ पे एयरबेस है उनका बहुत बड़ा, इसी के पास उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ और ज़्यादा सेंस बनाती है कि उसी के आसपास उन्होंने कोई ऐसा रिजर्व सिस्टम बनाया होगा, या फिर कोई ऐसी डिपोजिटरी बनाई होगी जहाँ पे वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एयरबेस के अंडर ये नहीं है, ये थोड़ा सा दूर है उससे, किराना हिल्स। और दूसरा है नूर खान एयरबेस, बिकॉज ये रावलपिंडी जो वहाँ का आर्मी हेडक्वार्टर्स है उसके बहुत पास है, और ये बहुत बड़ा एयरबेस भी है, तो इसलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पे भी न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने स्टोर करके रखे थे। तो जब अटैक्स हुए हैं 9th और 10th को, उसमें यहाँ भी हेवी अटैक्स हुए हैं।
अब जो रिपोर्ट्स में बताई जा रही हैं वो ये कि ऐसा नहीं है कि उनका पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल ख़त्म हो गया हो, मतलब एयरबेस पे तो अटैक हुआ ही है, लेकिन उनका जो पूरा आर्सेनल था वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का, वो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अगर वो होता ख़त्म, तो बहुत ऐसे हेवी चांसेस थे कि उससे जो रेडिएशन आती, तो इसके बारे में आपको लाइक वाइड स्प्रेड रिपोर्टिंग देखने को मिलती, जो कि अब तक नहीं हुआ है। अब तक बहुत ही कम ऐसे एजेंसीज हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो अटैक हुआ है उससे डैमेज हुआ जरूर है, बट डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरा न्यूक्लियर उनका वेपन ख़त्म हो गया हो वहाँ पे, या उसमें ब्लास्ट हो गया हो। बट फिर भी कुछ वहाँ पे डैमेज हुआ जरूर है। और इसको अगर आप लिंक करना चाहो, जिसके बारे में कोई ऑफिशियल ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया ने भी अपने प्रेस मीट में इस चीज़ को लेके डिनाइल दिया है पूरा। हमने डिनाई किया है कि हमने उनके किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं किया है। इसको डिनाई करना थोड़ा सेंसिबल भी है, वो इसलिए कि आप ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते कि हाँ हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि फिर इससे ये लड़ाई न्यूक्लियर हो जाती है और इसके बहुत इम्प्लीकेशन होते हैं। आप पे वेस्टर्न जो है सैंक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए जाते। तो इस वजह से इंडिया ने इसको डिनाई किया है कि हमने उनके किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं किया है, या फिर अगर हमने अटैक किया है तो हमें इसके बारे में आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कुछ है वो रखा हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुई है। बट इसी के जस्ट बाद लाइक ये जब अटैक हो रहा था उसी टाइम पे न्यूज़ निकल के आती है कि पाकिस्तान में 2 जगह वहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए, वहाँ पे ट्रेमर्स फील किए गए, जिसमें से एक की इंटेंसिटी थी 4.5 रिक्टर स्केल पे और दूसरे की थी अराउंड 6। और ये जो 6 वाला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 वाला हुआ है यहाँ पे किराना हिल्स में, ठीक है, या फिर 4.5 वाला यहाँ हुआ होगा और 6 वाला नूर खान में हुआ होगा, इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ 2 जगह इस जगह के अराउंड अर्थक्वेक्स वहाँ पे फील किए गए। अब ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली जिसमें कि ये चीज़ लिखी हो कि जो हमने अटैक वहाँ पे किया है, वहाँ के एयरबेस पे जो अटैक हुआ है इंडिया की तरफ से, तो उसमें कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो, मतलब कि हमने अटैक किया और वहाँ पे जो वेपन्स थे वो फिर उस अटैक की वजह से फट गए। बट ऐसा होता है, ये बहुत हद तक, बहुत एक्सटेंट तक ये है पॉसिबल कि जो अटैक हुआ है जिसमें न्यूक्लियर उनके वेपन डिस्ट्रॉय हुए होंगे, शायद उसके वजह से ये अर्थक्वेक्स आए। बट इसके बारे में अगेन कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बट आप अगर चाहो तो डॉट्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि अराउंड 12:37 नून, इसके अराउंड पाकिस्तान की जो यहाँ पे हाई कमीशन है वहाँ से रिक्वेस्ट आती है इंडिया को कि हम DGMOs के बीच में बात कराना चाह रहे हैं, जो कि फाइनली होती है 3:35 पे, जो मैंने आपको बताया है पहले। तो अब थोड़ा सा आप ये देखो टाइमलाइन इसका। अगर 12:37 में कॉल आ रही है पाकिस्तान हाई कमीशन से, तो इसका मतलब है ये जो अटैक्स हुए हैं वो चाहे किराना हिल्स पे हो या फिर नूर खान एयरबेस पे हो, तो ये दोनों अटैक इसके पहले हुए हैं। आप ऐसे मान लो कि 12 बजे तक हो चुके होंगे। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद ये सारे कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, ये सब होने स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब कि आपने 9th की रात से 10th के मॉर्निंग तक या नून तक आपने बहुत हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट ऑलरेडी कर दिया था पाकिस्तान को। इसकी वजह से उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि DGMOs के बीच में जल्दी से बात कराओ, जो कि बाद में हुआ। और फिर इसी के 2 घंटे के बाद यानी अराउंड 5:25 पे ट्रंप की अनाउंसमेंट आती है कि दोनों मिलके सीज फायर को कुछ टाइम के लिए विदहोल्ड करने के लिए रेडी हो गए। ये आप देख सकते हो कि उन्होंने 5:25 पे अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट से ये मैसेज पोस्ट किया था। ओके, ये उस US एयरक्राफ्ट के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम। तो इसे साइड किया गया और इसके बारे में भी रिपोर्टिंग हुई है। ये तो खैर न्यूज़ एग्रीगेटर है, बट इकोनॉमिक टाइम्स में इसको लेके आर्टिकल आई है। प्रिंट मीडिया में फिर भी बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है। मैं कुछ चैनल्स देख रहा था वेस्टर्न, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं। और जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया है कि हाँ सही में एक एयरक्राफ्ट वहाँ पे गया था, सिर्फ इसलिए कि वो ट्रैक कर पाए, देख पाए कि वहाँ पे क्या कोई रेडिएशन हो रही है या नहीं न्यूक्लियर। अब इसी के जस्ट बाद जब इनके ट्रैकिंग का काम हो गया होगा,
तब शायद ऐसी बातें जब निकल के आई होंगी कि हाँ यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, तो उसके बाद तुरंत इजिप्ट को रिक्वेस्ट की गई कि आप बोरॉन वहाँ से भेजिए। तो ये आया। तो अब ये जितने इवेंट्स हैं ये आप देख लो, ये है फ्लाइट रेडार 24। यही वो साइट है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि आप अगर चाहो तो वहाँ पे जाके ट्रैक कर सकते हो कि जो हमारा एरियल पूरा ट्रैफिक है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे जेट्स अभी हैं, कौन से लैंड हो रहे हैं, कौन से वहाँ से टेक ऑफ हो रहे हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। सो ये रहा इसके बारे में। अब आई थिंक जितने भी इवेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हुई है प्रॉपर। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे कोई किसी प्रिंट मीडिया में एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ढंग का नहीं मिला जिसको कि मैं यहाँ पे साइट कर पाऊँ या फिर कोट कर पाऊँ। जैसे कि ये भी सुनने को आया है कि ये जो 2 लोकेशंस हैं, नूर खान जो कि रावलपिंडी में है और एक है आपका किराना हिल्स जो कि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 2 साइट्स के अराउंड, ये जो 2 हमारे एयर बेसेस हैं इसके अराउंड जितने विलेजेस हैं उसे एम्प्टी किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को बोला जा रहा है कि आप अभी यहाँ से हट जाओ, ठीक है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी तब आप वापस आ सकते हैं। सो अब इसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, बट आप अगर एक्स यानी ट्विटर अगर आप इसको देखें तो बहुत सारे पाकिस्तानी यूजर्स ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि हाँ सही में गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से खास करके वहाँ के विलेजर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ से अभी हटो जल्दी से। ठीक है, जब इसके बारे में रिपोर्टिंग होगी तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है। बट मुझे किसी प्रिंट मीडिया में खास करके ये अभी इसके बारे में रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली है अभी, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करो तो आइडिया लगता है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली बात हो रही है तो ये मतलब फेक तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सटेंट तक इसमें ट्रुथ है। अब वो वहाँ पे एक्सप्लोजन किस एक्सटेंट तक हुआ है इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यूएस का प्लेन क्यों आ रहा है वहाँ पे? अगर सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो एक ऐसी कंट्री जो कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, तो अगर वो बोरॉन इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े क्वांटिटी में, और वो भी वॉर के बीच में। तो ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जो कि थोड़े सस्पिशन रेज करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस एक्सटेंट तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जो जितनी भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसके बेसिस पे ये सेफली बोला जा सकता है कि थोड़ा बहुत डैमेज उनको हुआ है। अब अगेन ये डैमेज किस एक्सटेंट तक है वो हमें नहीं पता, वो शायद अभी बहुत लंबे टाइम तक पता भी नहीं चलेगा। मे बी जब फ्यूचर में कोई बुक लिखी जाएगी या फिर अगर इसके बारे में कोई एक प्रॉपर कोई रिपोर्टिंग हो रही हो तो वहाँ पे हमें आइडिया लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।